morning to everyone. मैं सुभाष चंद्र आज की वर्चुअल क्लास में सीएनसी मिलिंग की वर्चुअल क्लास में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और निमी टीम का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कि हमें ये क्लास को अरेंज कराने में हमारी मदद की। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ सम इम्पोर्टेंट जी कोड्स पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। G00 रैपिड ट्रैवर्स जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, G01 लीनियर इंटरपोलेशन, G02, G03, G02, G03 की हमने सारी एक्सरसाइजेस की थी। और G90 और G91 ये 6 कोड हमने अच्छी तरह से और G90 की प्रैक्टिस की थी। कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करने हैं हमने G90 की, और G91 की कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी को अच्छी तरह से ये 6 कोड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आवाज सभी को आ रही है? चैट बॉक्स में थोड़ा लिख दीजिए आवाज आ रही है। तो सभी लोगों को आवाज आ रही है तो थोड़ा यस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम बाकी के कोड जो जी कोड रह गए हमारे, जिनको हम प्रेपरेटरी फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट कोड है हमारा G20 कोड यूज होता है इंचेस यूनिट के लिए। अगर आपके पास कोई ड्राइंग इंचेस में है और इंचेस डायमेंशन आपको मेंटेन करने हैं, इंचेस में प्रोग्रामिंग करनी है आपको, तो उसके लिए कोड लगता है G20 कोड लगता है फानुक सिस्टम में। और G70 यूज होता है सिनुमेरिक सिस्टम में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही दो सिस्टम है जो कि मोस्टली मशीनों पे 80% मार्केट में इन्हीं दो सिस्टम्स का कब्जा है पूरी इंडस्ट्री में। तो G20 यूज होता है फानुक सिस्टम के लिए, इंचेस यूनिट के लिए, और G70 इंचेस के लिए यूज होता है जो कि सिनुमेरिक सिस्टम में यूज होता है। दोनों इंचेस के कोड है अगर आपको इंचेस में। और मीट्रिक सिस्टम के लिए G21 जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, G21 मीट्रिक सिस्टम के लिए, और सिनुमेरिक में G71 मीट्रिक सिस्टम के लिए। तो इस कोड में क्या है, वैसे तो हमारी मशीनें मोस्टली हम लोग सारे कंपोनेंट जो भी बनाते हैं वो मीट्रिक सिस्टम में ही आज की डेट में हमारे देश में काम होता है। मोस्टली कंट्रीज में अगर हम इंग्लैंड को छोड़ दें या अमेरिका को छोड़ दें, वहां पे अभी भी ब्रिटिश सिस्टम चलता है। अदरवाइज टोटली मीट्रिक सिस्टम चलता है। तो अगर आपको मीट्रिक सिस्टम में अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट मीट्रिक सिस्टम में चलेगी। आपको इनमें से कोई कोड देने की जरूरत नहीं है। अगर फानुक सिस्टम है तो फानुक सिस्टम में बाय डिफॉल्ट G21 लगा होगा। आपको अगर कोई कोड नहीं देते, आप G20 भी नहीं देते, G21 भी नहीं देते, तो आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट मीट्रिक सिस्टम में चलेगी। उसी प्रकार सिनुमेरिक सिस्टम में G70 या G71 कोड आप यूज नहीं करते हैं तो आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट G71 ले लेगी, मतलब मीट्रिक सिस्टम में काम करेगा। लेकिन जब आपको इंची सिस्टम में काम करना है, इंची सिस्टम में प्रोग्रामिंग करनी है, तो फिर आपको ये कोड यूज करने पड़ेंगे। अदरवाइज आपको कोड यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है। मशीन बाय डिफॉल्ट ये कोड अपने आप ही उठा लेगी। उसके बाद है ये G80
ये 80 जीरो यहाँ से मिसिंग है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। G80 G80 ये क्या है? कैंड साइकिल, कैंसल कैंड साइकिल। अब हमारे पास क्या आता है, अगर हमको सपोज करो ड्रिलिंग करनी है, काउंटर बोरिंग करनी है, डीप होल ड्रिलिंग करनी है, डीप होल ड्रिलिंग को हम पैक ड्रिलिंग भी कहते हैं, या बोरिंग साइकिल चलाने, ये हमारे पास साइकिल है। साइकिल कैसे? अगर हम कहीं सपोज करो ड्रिलिंग करते हैं, तो एक तो हम ड्रिलिंग इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहले हम पोजीशन कर लेंगे जिस जिस जगह पे हमें ड्रिल करना है, फिर G00 बिल्कुल ड्रिल के पॉइंट के पास हम जाके रोक लेंगे, G0 Z0, उसके बाद G01 Z माइनस जितना आपने ड्रिल डीप करना है, और फिर G0 करके टूल को वापस खींच लेंगे। इस प्रकार से हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, एक तो ड्रिलिंग। लेकिन इस प्रकार की ड्रिलिंग हम एक होल करना हो, दो होल करना हो, तो तब तो ठीक रहता है कि आपने ड्रिल को फीड के साथ नीचे लेके गए, ड्रिल आपका रिवॉल्व हो रहा है और टूल आपका फीड नीचे को जेड को फीडिंग हो रही है, और फिर आपने रिट्रैक्ट कर देना है, टूल को वापस खींच लेना है रैपिड में। तो अभी देखो आपको ड्रिलिंग का सीक्वेंस पता है कि भैया ड्रिल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए फीड के साथ 100 mm या 50 mm पर मिनट फीड के साथ नीचे जाएगा कटिंग करते हुए, और रैपिड में वापस आएगा। लेकिन ये है एक, अगर आपको सिंगल ड्रिलिंग करनी हो, एक एक होल करना हो, दो होल करना हो, तो ये सिस्टम आपका ठीक है। अगर आपको मल्टीपल ड्रिलिंग करनी है, सपोज करो आपको 25 ड्रिल होल करने हैं या 30 करने हैं, तो उसमें क्या है, आप आपके माइंड से सीक्वेंस स्किप हो सकता है कि भाई ड्रिल घूमते हुए नीचे ले जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कई बार ऊपर खींचना भूल गए आप, तो प्रोग्रामिंग में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो तो प्रोग्रामिंग में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग साइकिल यूज करते हैं, ये साइकिल्स यूज करते हैं ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग साइकिल। इसमें क्या है, इस साइकिल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें इस तरह से सीक्वेंस याद नहीं रखना पड़ता है कि फीड में नीचे जाएगा टूल, फिर रैपिड में वापस आएगा। तो ये आपको हर बार इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। ये आपने सिर्फ आपने जो 25 होल करने हैं, आपको ड्रिल होल करने हैं, उनकी पोजीशन दे देनी है, उनके कोऑर्डिनेट दे देनी है कि एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, और बाकी एक बार G81 में G0 रेफरेंस प्लान आपने कितना रखना है, मतलब जो आपकी टॉप जॉब है, जॉब से 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर पहले पोजीशन करोगे आप टूल को, फिर फीड में नीचे कितना डीप लेके जाना है, जेड माइनस कितना लेके जाना है आपको, कितना डीप लेके जाना है होल को, 10 mm माइनस लेके जाना है, या 20 या 25 जितना भी नीचे लेके जाना है, जितना होल ड्रिल करना है, और फिर वापस कितना खींचना है, वापस खींच के कितना जेड से कितना ऊपर जाए, 10 mm 20 mm कितना ऊपर जाए। तो ये एक बार डाल देते हैं तो 25 होल करने हैं आपने, या 10 होल करने हैं, या 15 होल करने हैं, सब में वही पैटर्न रिपीट कर जाता है, वो साइकिल एक साइकिल बन जाता है, और वो साइकिल सब में रिपीट कर जाता है, तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस ड्रिलिंग साइकिल को कैंसिल करने के लिए G80 कोड यूज करते हैं हम, और ड्रिलिंग साइकिल जो है G81। तो G81 कैसे लिखेंगे हम, G81 और उसके साथ में आर, जैसे सपोज करो अभी मेरे को सिनुमेरिक का याद है, तो R2 इज इक्वल टू 2, यानी R2 मतलब पोजीशनिंग, जहां पे रेफरेंस प्लान बोलते हैं इसको, पोजीशनिंग, पोजीशन जहां पे टूल करेगा, जहां पे आपको होल्ड करना है, उससे 2 मिलीमीटर पहले आपका टूल आके रैपिड में रुक जाएगा। उसके बाद R3 माइनस 10 मिलीमीटर, R3 क्या है, डेप्थ है ड्रिल की, तो मतलब होल की कितनी डेप्थ है, तो -10 mm लिख दिए, या -15 mm, जितने आपने डेप्थ में होल करनी है। फिर लिखना है आपने R10, R10 इज इक्वल टू 25, तो ये क्या है, रिट्रैक्शन प्लान, मतलब रिट्रैक्ट करेगा टूल, जितना नीचे गया है उससे 10 mm 25 mm जीरो पोजीशन से ऊपर आ जाएगा, यानी रिट्रैक्ट कितना करेगा, 10 डीप गया था और 25 जीरो से ऊपर, यानी 35 mm मूव करेगा आपका टूल जीरो से, जीरो पोजीशन से आपका।
तो पहले तो 10 mm वापस आएगा और फिर 25 पे ऊपर आएगा, मतलब टोटल रिट्रैक्ट करेगा 35 mm। तो इस तरह से वो डाल देते हैं। तो सभी में ये जो साइकिल है ये रिपीट हो जाता है। 10 होल करने हैं आपको, 20 होल करने हैं, 25 करने हैं, जितने भी होल आपको करने हैं सब में ये साइकिल जो है वो रिपीट कर जाता है। तो ये कैंड साइकिल का प्रोग्राम ऑलरेडी मशीन के ईप्रोम में पड़े होते हैं। मैन्युफैक्चरर जो जिसने ये सिस्टम बनाया है, फानुक वाला या सीमेंस वाले ने ऑलरेडी ये प्रोग्राम बना के, ये एक अपने आप में प्रोग्राम है कि R2 इजिकल टू 2, मतलब उसने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करके उसके अंदर डाली हुई है मशीन के अंदर। सिर्फ हमने G81 एक्टिवेट करना है तो वो ऑटोमेटिक और ये वैल्यू डाल देनी है कि आपने रेफरेंस प्लान कितना रखना है, डीप होल कितना रखना है, मतलब डीप कितना जाएगा, ड्रिल वो कितना जाएगा, फीड कितनी देनी है। ये आपने एक बार वैल्यू भर देनी है, आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक तैयार ड्रिलिंग का। तो सब जितने भी होल, 10 होल, 20 होल, 25 होल। तो जो ड्रिलिंग साइकिल के लिए हम यूज करते हैं G81, G82 करते हैं काउंटर बोरिंग साइकिल जब हमें काउंटर बोरिंग करना है। G83 है डीप होल ड्रिलिंग। डीप होल ड्रिलिंग में क्या होता है, जब पहले 25 mm ड्रिल गया, फिर ड्रिल पूरा बाहर आता है, फिर 35 mm गया, फिर बाहर आएगा। वो बाहर क्यों आएगा, क्योंकि आपके ये तब होता है जितने आपकी ड्रिल की फ्लूइड लेंथ है। अगर सपोज करो 75 mm आपकी फ्लूइड लेंथ है, तो 75 तक तो आप सीधे ड्रिलिंग कर सकते हो, क्योंकि 70 फ्लूइड के रास्ते चिप्स जो हैं वो बाहर फ्लूइड के थ्रू बाहर हो जाएंगे चिप्स। लेकिन जब फ्लूइड लेंथ हमारी खत्म हो जाती है उसके बाद हम ड्रिल करेंगे तो ड्रिल टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि चिप्स जो हमारे बाहर नहीं आ पाते जब हमें डीप होल ड्रिलिंग करनी हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 5 या 10 mm पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर ड्रिल को पूरा बाहर निकाल लेते हैं। तो जब ड्रिल बाहर आता है तो चिप्स नीचे गिर जाते हैं। फिर 5-10 mm 10 mm जितनी भी आप पैक डेप्थ रखे, पैक उसको बोलते हैं पैक डेप्थ। पैक डेप्थ आप 5 mm रखोगे तो 5 mm जितना पहले 75 है आपका, तो 70 mm आप सीधे डायरेक्ट ड्रिलिंग कर लोगे फर्स्ट टाइम में। फिर उसके बाद 5-5 mm, फिर 75 में फिर बाहर आएगा टूल, फिर 80 mm फिर बाहर आएगा, फिर 85 फिर बाहर आएगा। वो पैक डेप्थ आप जितनी रखोगे, पैक डेप्थ आप 10 mm रखोगे तो 10 mm ड्रिलिंग ज्यादा एक्स्ट्रा करेगा, 70 से 80 होगा, 80 के बाद पूरा बाहर आएगा, फिर 90 होगा, फिर बाहर आएगा। तो इस प्रकार से जो डीप होल ड्रिलिंग, इसको पैक ड्रिलिंग भी बोलते हैं और डीप होल ड्रिलिंग भी बोलते हैं, तो वहां पे हम G83 कोड यूज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक कोड और नहीं लिखा, G84 है टैपिंग साइकिल। अगर आपको टैपिंग करना है तो टैपिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका टैप घूमते हुए नीचे जाएगा और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वापस आएगा। तो G84 टैपिंग साइकिल। G85 से लेके और G89 तक जो है वो बोरिंग साइकिल चलते हैं। G85 से लेके G89 तक बोरिंग साइकिल। बोरिंग में क्या है, कभी आपको सीधी बोरिंग करनी है, कभी आपको रिवर्स बोरिंग करनी है, तो वो अलग अलग साइकिल है। अगर आपको समझने हैं तो उन साइकिल्स को आप कभी G85 चला के देख लिया, G86 चला के देख लिया, G87, तो आपको चला जब आप उनको उनको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि G86 किस लिए है, G87 किस लिए है, कि उनमें डिफरेंस क्या है सारे बोरिंग साइकिल, लेकिन वो फॉरवर्ड बोरिंग के लिए है, रिवर्स बोरिंग के लिए है उनमें। और इन सब साइकिल को, इनको बोल देते हैं हम कैंड साइकिल। G81 से लेके 89 तक जितने भी साइकिल हैं इनको हम बोलते हैं कैंड साइकिल। कैंड साइकिल के प्रोग्राम मशीन के ईप्रोम में बने रहते हैं और उसमें स्टोर रहते हैं। इनको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, इनको हम एडिट नहीं कर सकते इन प्रोग्राम्स को। और इन सब कैंड साइकिल को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ये जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो मशीन, अगर आपको फिर उससे आगे प्रोग्राम, तो उसको कैंसिल करने के लिए G80 यूज करना है। G80 मस्ट है इन कैंड साइकिल को। अगर आपने एक्टिवेट किया, कोई भी कोड यूज किया, चाहे G81 किया, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89, इन कोड, इन प्रोग्राम्स को आप जब यूज करते हैं तो इन साइकिल्स को अगर यूज करोगे तो G80 से इनको कैंसिल जरूर करना है। अदरवाइज मशीन, अब आप उसके आगे आप कोई और टूल से द्वारा कर रहे हैं तो मशीन वो उस साइकिल में ही रहेगी जो आपने पहले एक्टिवेट किया। सपोज करो G81 है तो G81 एक्टिवेट रहेगा। तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए G80 से लास्ट में उसको कैंसिल जरूर करना है।
जब 81 से 89 के बीच में आप इन साइकिल्स को यूज करो। तो आई थिंक आपको G81 और 89 तक ये समझ में आ गए होंगे। और इनकी प्रोग्रामिंग भी हम आगे नेक्स्ट जो हमारे क्लासेस होंगी उसमें हम इनकी प्रोग्रामिंग भी करेगी कि G01, G02 कैसे पार्ट की प्रोग्रामिंग करनी है, पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ड्रिलिंग की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, बोरिंग की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, टैपिंग की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, डीप होल ड्रिलिंग की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, ये हम सारी एक्सरसाइज आगे अगली क्लासेस में ये करेंगे। तो इससे नेक्स्ट कोड है G90 एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कह लो या एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कह लो, और G91 इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट्स। तो ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लास में। उसके बाद है नेक्स्ट कोड है G04 डबल टाइम। डबल टाइम क्या होता है? डबल टाइम की जरूरत हमें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डबल टाइम की जरूरत हमें मोस्टली तब पड़ती है जब हमें ड्रिलिंग करनी हो, टैपिंग करनी हो या बोरिंग करनी हो, तभी मोस्टली हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है डबल की। अदरवाइज हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब डबल क्या चीज होती है? डबल मीन्स डबल डबल जो कोड है वो कोड है कि आपका कभी आपका जो है स्पिंडल में जो टूल है, जो ड्रिल है या जो बोरिंग बार है, वो घूम रही है, वो घूमती रहेगी और फीड कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड या कुछ मिली सेकंड के लिए फीड होल्ड हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, उसको बोल देते हैं डबल। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ती है? सपोज करो हम कहीं पे बोरिंग कर रहे हैं, कोई जो ब्लाइंड होल है, कोई ब्लाइंड बोर है, उसको हम बोरिंग कर रहे हैं। अगर हम G01 Z-20 mm जो ब्लाइंड बोर है उसमें Z-20 mm हम बोरिंग करेंगे और सीधे टूल को रिट्रैक्ट कर देंगे, वापस खींच लेंगे, तो नीचे क्या है? नीचे एक हल्का सा 0.1 mm का या 0.05 का हल्का सा एक स्टेप बन जाएगा। वो स्टेप क्यों बना? क्योंकि टूल एक डायरेक्शन में, एक फीड में 50 mm पर मिनट की फीड में या 100 mm पर मिनट की फीड में नीचे जा रहा था, और नीचे जाते जाते जिस किनारे पे रुका और वहीं से आपने वो वापस खींच लिया, तो मतलब उसकी कटिंग एकदम बंद हो गई और वो उसको वापस खींच लिया, तो वो एक हल्का सा स्टेप बन जाएगा। कटिंग करते करते आपने वापस खींच लिया, तो नीचे जो उसके जो उसकी जड़ है, रूट है, जहाँ पे बोर का रूट है, जहाँ पे वो ब्लाइंड है और रूट है, तो वो क्या है? रूट में एक हल्का सा 0.1 mm या 0.05 mm का स्टेप बन जाएगा। अब वो स्टेप बन जाएगा तो वो स्टेप कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई ये क्या है, ये स्टेप तो हमें चाहिए नहीं। बिल्कुल जो बोर है वो 90 डिग्री पे चाहिए, ये स्टेप हमें यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमारा क्वालिटी इससे इफेक्टिव होती है, मतलब अफेक्टेड होती है। तो उस अब उसको कैसे खत्म करेंगे हम? उस स्टेप को हम खत्म करेंगे वहां पे डबल लगा के। जब सपोज करो 20 mm का बोर है वो, तो G01 Z-20, जब 20 जाएगा फिर लगाएंगे हम G04 P1। किसी मशीन में P से देते हैं, किसी मशीन में X से देते हैं, या P से मिली सेकेंड के लिए देते हैं, X से सेकेंड के लिए देते हैं। तो P1 दे देंगे तो एक सेकेंड के लिए क्या होगा? फीड होल्ड हो जाएगी और स्पिंडल घूमता रहेगा। तो जो वो स्टेप है, जब वो वहीं पे हमारा टूल घूमता रहेगा तो वो स्टेप क्या है? हमारा खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम टूल को G0 Z 30 mm या 50 mm हम ऊपर उठा लेंगे, तो वो जो जड़ में स्टेप बनना था वो नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे हमारा टूल एक सेकंड के लिए, एक सेकंड में तो काफी 4 या 5 10 आरपीएम हो जाएंगे, तो वो आरपीएम आपका काफी बार आपका टूल वहां पे घूम जाएगा और स्टेप बनेगा नहीं। तो ऐसे ड्रिलिंग के टाइम में आप दे सकते हो, टैपिंग में इसकी आवश्यकता पड़ती है, मतलब ड्रिलिंग बोरिंग टैपिंग जब आप एंड साइकिल यूज करते हो या बोरिंग करते हो, वहीं पे मोस्टली इनकी जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको फीड होल्ड करनी है और टूल चलता रहे कुछ सेकंड के लिए, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद है प्लेन सिलेक्शन G17
G18, G19, ये क्या है? G17, G18 और G19 प्लेन सिलेक्शन। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई 3 एक्सिस मशीन है VMC, या 4th एक्सिस मशीन है, तो उसमें इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि VMC में X, Y, Z और B एक्सिस है, 4 एक्सिस वाली मशीन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक सिंपल सा फंडा कि G17 कोड जो यूज होता है वो फॉर, आप नोट कर लें, G17 कोड यूज होता है, XY प्लेन है, ये होता है VMC के लिए, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर के लिए, VMC के लिए G17 कोड यूज होता है। G18 कोड यूज होता है, इसके आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूं अभी। G18 कोड यूज होता है टर्निंग के लिए, G18 कोड यूज होता है टर्निंग के लिए, और G19 कोड यूज होता है हमारा किसके लिए? HMC के लिए, हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर के लिए। अब क्या है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में हमारा क्या होता है, जो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर होता है उसमें XY प्लेन, उसमें 3 एक्सिस है, तो हमारा वर्क किसमें होता है? XY प्लेन में। जो G18 है वो होता है टर्निंग में, तो ZX प्लेन होता है। और G19 जो है वो मैंने HMC बताया, HMC नहीं, प्लेनो मिलिंग में, वो किसमें होता है यूज? प्लेनो मिलिंग में। तो G19 कोड प्लेनो मिलिंग में यूज होता है। तो इसमें क्या है, जो XY है, जो पहला कोऑर्डिनेट है, जो पहला X वर्ड है X, ये क्या है? हमेशा ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और वाई एक्सिस इसमें क्रॉस एक्सिस है। तो VMC में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होता है? X एक्सिस। और क्रॉस एक्सिस कौन सा होता है? वाई एक्सिस। तो इसलिए इसको हम VMC में लगाते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद G18 कोड है। G18 में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होता है टर्निंग में? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है, जिसपे कैरिज, बेड के ऊपर कैरिज मूव करता है, वो हमारा जेड एक्सिस होता है। उसी प्रकार क्रॉस एक्सिस कौन सा होता है टर्निंग में? एक्स एक्सिस। तो वो एक्स एक्सिस है। उसी प्रकार प्लेनो मिलिंग में G19 जो है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको HMC बोल दिया था, प्लेनो मिलिंग में बोल रहा हूँ। प्लेनो मिलिंग में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है, और जो क्रॉस एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस होता है। तो अब देखिए, हम इन कोड को अपनी जो 3 एक्सिस या 4th एक्सिस मशीन है, उन मशीनों में हम इन कोड को यूज नहीं भी करेंगे तो तब भी हमारी मशीन VMC ऑटोमेटिकली G17 बाय डिफॉल्ट कोड ले लेगी। जैसे कि मीट्रिक सिस्टम के लिए G21 बाय डिफॉल्ट ले लेती है, वैसे ही VMC बाय डिफॉल्ट, आप अगर नहीं भी दोगे तो मशीन बाय डिफॉल्ट G17 कोड XY प्लेन ले लेगी, कि उसको पता है कि उसको XY प्लेन पे काम करना है VMC को, इसलिए उन्होंने वो कोड ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है। उसी प्रकार टर्निंग मशीन में बाय डिफॉल्ट G18 अपने आप प्रोग्रामिंग में वो ले लेगा, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कुछ कोड ऐसे होते हैं, जैसे G90 है, G17 है, G54 है। कुछ कोड ऐसे हैं वो बाय डिफॉल्ट, आप जब प्रोग्राम में चाहे आपने वो डाले या नहीं डाले, वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं वो बाय डिफॉल्ट। जैसे कि G21 है मीट्रिक इनपुट, G90 है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, यही टर्निंग में G18 है, VMC में G17 है। ये ऑटोमेटिक, ये कोड आपने, ये कोड आपने प्रोग्रामिंग में यूज किए या नहीं किए, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको चेंज करना है, आपको G17 नहीं चाहिए वहां पे, या G90 की जगह G91 चाहिए, तब आपको G91 देना पड़ेगा, तो वो G90 फिर डीएक्टिवेट हो जाएगा और G91 एक्टिवेट हो जाएगा। उसी प्रकार आपको इंचिस में काम करना है
तो आपने G20 लिख दिया, तो G70 सॉरी G21 डीएक्टिवेट हो जाएगा और G20 एक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो 3 एक्सिस 4 एक्सिस है, इनमें ऑटोमेटिकली ये प्लेन VMC में G17 एक्टिवेट हो जाता है, G18 बाय डिफॉल्ट ये कोड लेता है और प्लेनो मिलिंग में G19 कोड लेता है। लेकिन फिर ये कोड बनाए क्यों है, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है? इनकी आवश्यकता पड़ती है हमें जब हमारे पास मल्टी एक्सिस मशीन होती है, जैसे कि 6 एक्सिस मशीन है, 8 एक्सिस मशीन है, 9 एक्सिस की मशीनें भी होती हैं, 9 एक्सिस तक मशीनें होती हैं। इनकी जरूरत पड़ती है हमें जब हमें कोई बहुत मशीन के बहुत बड़े बड़े पार्ट बनाने हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें CNC मशीनें हैं जिनकी मशीनिंग को हमें पार्ट करना है, मशीनिंग करनी है, तो बहुत बड़ा पार्ट है और उस पार्ट को हम मोस्टली VMC में क्या करते हैं, जिस 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 साइड को हमें मशीनिंग करनी है उस साइड को हम टेबल के टॉप पे रख देते हैं और टूल ऊपर से आता है और अपना काम करता है। अभी कोई बहुत बड़ा है, कोई मतलब आपका जितना आपका रूम है उतनी बड़ी कोई जॉब है और उस जॉब के ऊपर मशीनिंग करनी है, उसके अलग अलग सभी फेस पे मशीनिंग करनी है, तो उस मशीन को उसके फेस को मशीन के ऊपर मतलब रोटेट करना, घुमाना, पलटा के रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो वो जो मल्टी एक्सिस मशीनें हैं उसमें हम क्या कर देते हैं, जिस साइड को हमें मशीनिंग करनी है उस साइड को हम अपने एक्सिस को उधर को ही मोड़ देते हैं, तो वो हमारा तो उस समय हमें जिस जिस साइड को हमें मशीनिंग करनी है उस साइड को हमें प्लेन सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये कौन सा प्लेन बन रहा है, G17 प्लेन में काम हो रहा है ये, या G18 प्लेन में काम हो रहा है, या G19 प्लेन में काम हो रहा है। तो उस समय हम इन प्लेन की हमें आवश्यकता होती है कि ये कौन सा प्लेन बना, XY प्लेन क्रिएट हो गया या ZX प्लेन क्रिएट हो गया, या जब जो की मतलब 4 या 5 एक्सिस से ज्यादा एक्सिस वाली मशीनों में इन प्लेन सिलेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ये 3/4 एक्सिस में हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये कोड बाय डिफॉल्ट हमारी मशीनें अपने आप ले लेती हैं। कोई 6 एक्सिस मशीन है, 7 एक्सिस मशीन है, उनमें हमें, या 9 एक्सिस की मशीन है उनमें हमें इन प्लेन सिलेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो आई थिंक आपको ये चीज प्लेन सिलेक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद है G94। अभी मिलिंग मशीन में फीड रेट कैसे देते हैं? फीड रेट मैंने जैसे बताया mm/मिनट में। तो mm/मिनट में आपको अगर फीड लेनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मशीन भी G94 में ही मशीन लेती है, क्योंकि मिलिंग में हम, मैंने आपको बताया था कि टर्निंग में हम mm/रेवोल्यूशन फीड देते हैं और मिलिंग मशीन में mm/मिनट देते हैं। तो टर्निंग में mm/रेवोल्यूशन बाय डिफॉल्ट मशीन ले लेती है, मतलब G95 मशीन ऑटोमेटिक ले लेती है, और G94 फीड रेट mm/मिनट मिलिंग में बाय डिफॉल्ट मशीन अपने आप ले लेती है। तो जब आप G94 की बात करते हो तो G94 में 50 mm/मिनट, आप 50 की फीड F50 दे दोगे तो 1 मिनट में 50 mm। अगर आप कार्बाइड की टूलिंग यूज कर रहे हो तो 100 की फीड दे सकते हो, 200 की दे सकते हो, 300 की। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टूल का मटेरियल क्या है और जॉब का मटेरियल क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपने फीड कितनी देनी है। तो mm/रेवोल्यूशन में देनी है तो G95, mm/मिनट में देनी है तो G94। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोड तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनकी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आवश्यकता पड़े तो आप उनको यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको जो जितने कोड इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, और ये आपके सफिशिएंट हैं आपके प्रोग्रामिंग के लिए। इसके अलावा आगे भी कोड आएंगे तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे साथ में। अगर और कोई ऐसा कोड आता है तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तो G00 हो गया था हमारा, G01 हमने
G02, G03 एक्सरसाइज हमने कर ली थी, G90, G91 की एक्सरसाइजेस कर ली थी। अभी एक कोड और है जो हमने वहां पे नहीं लिखा हुआ है, ये है G40, G41 और G42। अभी इसका मैंने बताया था कि टर्निंग में मतलब थोड़ा कम यूज होता है, अगर प्रोफाइल वगैरह काटनी हो तो तब, या एक्यूरेसी में काम करना हो टर्निंग में तो तब इसका कोड का यूज करते हैं। अदरवाइज कुछ लोगों को अगर ये चीज समझ में भी ना आए तो तब भी टर्निंग में तो काम चल जाता है। लेकिन मिलिंग मशीन में इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। G40 क्या है? कैंसल टूल रेडियस कंपनसेशन। टूल रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए G40। लेफ्ट हैंड टूल रेडियस कंपनसेशन G41। मतलब टूल रेडियस कंपनसेशन को लेफ्ट हैंड साइड में कंपनसेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में G41 कोड यूज होता है। और टूल रेडियस कंपनसेशन मतलब राइट हैंड साइड में कंपनसेट करने को G42 कोड यूज करते हैं। तो अभी एक्चुअली हमने जो है जीरो ऑफसेट नहीं पढ़ा हमने। तो जीरो ऑफसेट पढ़ने के बाद ही हमें, मेरे ख्याल से आपको ये अगर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो कुछ लोगों को पूरी तरह से समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। तो हम इस कोड को अभी G40, G41, G42 को कुछ समय के लिए होल्ड कर लेते हैं और इससे अगली क्लास में चलते हैं। पहले हम जीरो ऑफसेट और टूल ऑफसेट पढ़ लेते हैं। जब आपको जीरो ऑफसेट और टूल ऑफसेट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको ये कोड भी समझने में आसानी होगी कि इस कोड को हम यूज क्यों करते हैं। कोड तो आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये आपको जीरो ऑफसेट समझने के बाद ही समझ में आएगा। तो इसलिए मेरे विचार में आपको पहले जीरो ऑफसेट समझ लेना चाहिए। ये उसकी एक्सरसाइज भी है, ये हम बाद में करते हैं, ये 2 स्लाइड्स। उसके बाद है फीड फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया G01, G02, G03 में आपको जब भी आपने यूज करना है तो फीड देनी है, तो फीड का हम F से देते हैं। द फीड फंक्शन F इज द स्पीड एट विच द टूल सेंटर पॉइंट मूव। मतलब टूल जो मूव करता है उसको हम मतलब कटिंग करते समय। द प्रोग्राम F इज इफेक्टिव वर्किंग इन लीनियर G01 और सर्कुलर G02 और G03 में, ये उसमें इफेक्टिव रहता है। द मैक्सिमम F वैल्यू इज लिमिटेड बाय द मशीन पैरामीटर्स। और ये हमारी लिमिटेड होती है, मतलब कितनी देनी है हमने। मैंने आपको जैसे बताया कि ये डिपेंड करता है आपका जॉब का मटेरियल और टूल का मटेरियल क्या है उसके ऊपर। अगर आपका हाई स्पीड स्टील का है तो मैक्सिमम 50 mm पर मिनट तक दे सकते हैं। अगर आपके पास हाई स्पीड हाई कार्बन कार्बन कार्बाइड का टूलिंग है तो कार्बाइड की टूलिंग में आप 100 से लेकर 300 तक आप फीड दे सकते हो। 100 mm पर मिनट, 200 mm पर मिनट, 300 mm पर मिनट। अगर HSS की टूलिंग है तो 50 mm पर मिनट तक आप दे सकते हो। HSS की टूलिंग, और अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, एल्यूमिनियम है या ब्रास है, तो उसमें आप भी 100 या 200 mm पर मिनट भी दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल काट रहे हो और टूलिंग आप कौन सी मटेरियल की यूज कर रहे हो। और कुल मिला के जो फीड देनी है वो G01, G02, G03 में देनी होती है, और उसका देने का तरीका F से है। F50, F100, F200, F300 इस प्रकार से आपने फीड देनी होती है। उसके बाद आगे है स्पीड फंक्शन। स्पीड फंक्शन में क्या है? स्पीड फंक्शन में क्या है? ये स्पीड फंक्शन हम लेते हैं। स्पीड फंक्शन मीन्स RPM। द स्पीड फंक्शन S इज द स्पीड एट विच द टूल इन मिलिंग और पार्ट इन टर्निंग रोटेट्स। मतलब मिलिंग में टूल जो रोटेट करता है कितने RPM पे रोटेट कर रहा है, और टर्निंग में पार्ट मतलब जॉब जो आपकी रोटेट करती है, तो वो S से दी जाती है स्पिंडल।
द मैक्सिमम एस वैल्यू इज लिमिटेड बाय द मशीन पैरामीटर्स। वो तो मैक्सिमम मतलब आपकी स्पिंडल की मैक्सिमम और मिनिमम कितना आप चला सकते हो वो मशीन के पैरामीटर में, मशीन के स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा आपके कि भाई आप इसके स्पिंडल को आरपीएम इतने मैक्सिमम चला सकते हो, 6000 चला सकते हो, 4000 चला सकते हो या 10000 तक चला सकते हो। तो वो आपके मैनुअल में भी मशीन के अलग अलग स्पिंडल की अलग अलग वो होती है, तो स्पेसिफिकेशन होती है, तो वो आप अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको चला सकते हैं। उसके बाद है एक मिनट में आज ले लो जरा। मशीन को, जो हमारी मशीन है उसको ऑपरेटिंग का सिस्टम है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं हम। तो सबसे पहला मोड है ये हमारा ओवरराइड स्विच है। इसमें हम डिफरेंट जो अलग अलग मोड होते हैं हमारी मशीन में कि उनको हम ऑपरेट कैसे करने के लिए, मशीन ऑपरेटिंग के लिए अलग अलग मोड होते हैं, तो उन मोड्स को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले है जॉग मोड। जॉग मोड को हम क्या यूज करते हैं, जॉग मोड को हम यूज करते हैं जब हमें किसी एक्सिस को मैनुअली मूव करना हो, जब हमें एक्सिस को एक्स को मूव करना हो या वाई को मूव करना हो या जेड एक्सिस को मूव कर मैनुअली मूव करना हो, तो हम जॉग मोड में करते हैं। रैपिड मोड, साथ में जॉग मोड और रैपिड का, ये रैपिड का सिंबल है, ये ये सिंबल है ये रैपिड। अगर हम रैपिड का बटन भी साथ में दबा देंगे तो जिस एक्सिस को चलाना है, एक्स को चलाना है और साथ में रैपिड का बटन भी दबा देंगे तो हमारा एक्स और रैपिड मतलब वो रैपिड में चलेगा। अगर हम रैपिड का बटन साथ में नहीं दबाएंगे तो सिर्फ मैनुअली धीरे धीरे वो जाएगा। उसी प्रकार जो अब आप प्रोग्राम बना देते हो, कंप्लीट प्रोग्राम बना देते हो, तो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप ऑटो मोड में ही उसको रन कर सकते हो। अदरवाइज और किसी मोड में प्रोग्राम जो आपने प्रोग्राम बनाया है, किसी पार्ट का प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम ऑटो मोड में ही आप उसको रन कर सकते हो। उसके बाद है एमडीआई मोड। एमडीआई मोड का मतलब होता है मैनुअल डाटा इनपुट। ये इसको एमडीआई भी बोलते हैं और एमडीए भी बोलते हैं। मैनुअल डाटा ऑटोमेटिक भी बोलते हैं और मैनुअल डाटा इनपुट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज है, कुछ भी बोल सकते हो आप। इस मोड का यूज हम कब यूज करते हैं, एमडीआई या एमडीए का? इसका यूज हम करते हैं जैसे सपोज करो हमें कुछ एक या दो ब्लॉक का प्रोग्राम को रन करके देखना हो। सपोज करो हमें टूल चेंज करके देखना है। हमारे हमारे पास स्पिंडल में 2 नंबर टूल है और हम 5 नंबर टूल को स्पिंडल में लाना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, T05 M06। तो हमारा क्या है, जो 2 नंबर टूल है वो मैगजीन में चले जाएगा और 5 नंबर टूल हमारा स्पिंडल में आ जाएगा। T05 M06 एंड ऑफ ब्लॉक और साइकिल स्टार्ट करेंगे, टूल चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह से करना है हमें, तो एमडीआई मोड में। जैसे हमें किसी आपको स्पिंडल चला के दिखाना है, तो स्पिंडल चलाने के लिए मैंने क्या लिखूंगा, M03। मतलब M03 का क्या मतलब है, स्पिंडल क्लॉकवाइज रोटेशन। और S1000, तो S1000 लिखूंगा तो स्पिंडल जो है हमारा, स्पिंडल के ऊपर टूल लगा हुआ है, टूल आपका 1000 आरपीएम पे चलने लग जाएगा। उसी प्रकार से आपने कोई पोजीशन में जाना है, तो पोजीशन में जाने के लिए आपने G0 X0 Y0, तो आपका टूल 0 पोजीशन में चले जाएगा। इस तरह के एक या दो ब्लॉक के प्रोग्राम को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम एमडीआई मोड का यूज करते हैं। एडिट मोड क्या है, जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को एडिट करना है, अगर उसमें कुछ सुधार करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ अल्टर करना है, तो आप एडिट मोड यूज कर सकते हो। इसमें इस ओवरराइड स्विच को ले जाके एडिट के आगे लगा देना बस, तो एडिट आपका प्रोग्राम एडिट हो जाने लग जाएगा। ये
डिफरेंट डिफरेंट पैनल होते हैं, किसी में स्विच लगे होते हैं, किसी में ये इस प्रकार का ओवरराइड स्विच लगा होता है। वैसे इससे काफी कन्वीनियंट हो जाता है, एक फीड का होता है एक इसका होता है, तो ये ओवरराइड स्विच से हमारा, इसको बोलते हैं ओवरराइड स्विच। और ये क्या है, डीएनसी लिंक। डीएनसी लिंक क्या है, डीएनसी का यूज हम कब करते हैं, जब कंप्यूटर को मशीन के साथ में जोड़ लेते हैं और कंप्यूटर में हमारा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हम यूज कर रहे हैं, मेमोरी हम कंप्यूटर की यूज कर रहे हैं और मशीनों में प्रोग्राम। ये हम डीएनसी लिंक पहले ज्यादा आता था, आजकल थोड़ा कम आने लग गया, क्योंकि मशीनों में आज की डेट में मशीन मेमोरी काफी ज्यादा आने लग गई है, तो इसलिए डीएनसी का यूज हम आज आज की डेट में कम करते हैं। आज से पहले 10 साल 5-10 साल पहले हम डीएनसी का यूज ज्यादा करते थे। आज की डेट में थोड़ा इसका चलन कम हो गया है, क्योंकि मशीन, इसका चलन इसलिए कम हो गया क्योंकि पहले मशीनों में मेमोरी कम आती थी, आज की डेट में मशीनों में मेमोरी बहुत ज्यादा आने लग गई। पहले तो पूरी मशीन की मेमोरी 4 MB 8 MB ऐसे होती थी, तो आजकल मेमोरी बहुत ज्यादा आने लग गई है, जीबी में आने लग गई है, तो इसलिए डीएनसी का आवश्यकता कमी पड़ती है। फिर भी अगर आपको डीएनसी से करना, एक्टिवेट करना हो, तो डीएनसी लिंक के साथ में आप कंप्यूटर को मशीन के साथ अटैच कर सकते हो। तो मतलब मशीन का डाटा कंप्यूटर में लेना है या कंप्यूटर का डाटा मशीन में डालना है, तो वो डीएनसी लिंक के थ्रू आप डाल सकते हो। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, कार्ड लग जाता है, पेन ड्राइव लग जाती हैं मशीनों में डायरेक्ट, तो इस प्रकार से मतलब इनका यूज आज की डेट में थोड़ा कम होने लग गया है। उसके बाद है जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न क्या है, मशीन को आपको होम पोजीशन पे बनाना हो, जीरो रिटर्न मोड में जाएंगे आप यहाँ पे, तो जब मतलब मशीन को आप रेफरेंस करना हो। हैंडल मोड, हैंडल मोड में क्या है, मशीन की सेटिंग करनी है, कुछ आपने सपोज करो वाइस की अलाइनमेंट करनी है या फिक्चर की अलाइनमेंट करनी है, तो एक्सिस को मूव करवाना पड़ता है मैनुअली। तो कौन से एक्सिस को मूव करना है, वो हैंडल भी लगा होता है, इसको बोलते हैं एमपीजी, मैनुअल पल्स जनरेटर। इसको, इसका एक्चुअल में नेम है एमपीजी। इसको वैसे हम देसी भाषा में हैंडल बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में सीएनसी में जो नेम है, इसको एमपीजी बोल देते हैं, मैनुअल पल्स जनरेटर। तो मैनुअल पल्स जनरेटर की वजह से ये एक एक बार सीआईटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सीएनसी मशीनों में किस तरह का मतलब करंट लेती है मशीनें, मतलब तो किस टाइप का करंट लेती है सीएनसी मशीन, तो किस टाइप का लेती हैं, पल्स रेटेड करंट लेती हैं। पल्स रेटेड, पल्स हमारी हमारी बॉडी में भी पल्स चलती है ना, सेम उसी उसी प्रकार से पल्स। जैसे कि हम अभी नॉर्मल बैठे हुए हैं, तो 72 पल्स हमारे मतलब मोस्टली एवरेज जो हमारी पल्स होती है वो 72 होती है, तो 1 मिनट में 72 पल्स होती है। तो उसी तरह से ये भी पल्स रेटेड करंट, जो सीएनसी मशीनें हैं वो पल्स रेटेड करंट लेती हैं। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग मोड होते हैं, जिन मोड को हम, जिस मोड में हमें जाना है उस मोड को सिलेक्ट करके हम उस मोड में हम काम कर सकते हैं। ये खत्म हो गया है। चलो, अभी अभी हम इस कोड को भी एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कैंसल ऑफ टूल रेडियस कंपनसेशन, अगर आपको अभी क्या है, टूल रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करना हो तो G40 कोड यूज। टूल रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट हैंड साइड तो G41, और टूल रेडियस कंपनसेशन यूज करना हो तो राइट हैंड साइड यूज करना हो तो G42 यूज करते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है, जैसे कि हम मिलिंग में, आप सबको पता है कि अगर आपको क्लाइम मिलिंग करनी है या कन्वेंशनल मिलिंग करनी है, अगर आपको क्लाइम मिलिंग करनी है तो आपको G41, कन्वेंशनल मिलिंग करनी है तो G42। The CNC automatically calculated the path
the tool should follow based on the contour on the part and the tool radius value stored in the tool offset table. अभी क्या है, सपोज करो हमें ये प्रोफाइल काटनी है, ये प्रोफाइल आपको दिख रही है, ये प्रोफाइल काटनी है, एक इंटरनल प्रोफाइल में काटनी है, मतलब ये पॉकेट काटनी है हमें। अब इस पॉकेट को काटने के लिए अगर हम कोई कोड G40, G41, G42 कोड यूज नहीं लगा करते तो क्या होगा, हमारा टूल जो है जब हम जीरो ऑफसेट लेते हैं, आधा टूल हमारे जॉब के ऊपर होता है, आधा हमारा टूल सेंटर में होता है। तो आप सपोज करो 10 mm के एंड मिल कटर से ये पॉकेट काट रहे हो, इस पॉकेट की लंबाई मान लो 50 मिलीमीटर लंबी है और 30 मिलीमीटर चौड़ी है। 50 मिलीमीटर लंबी और 30 मिलीमीटर चौड़ी पॉकेट आप 10 mm के एंड मिल कटर से काट रहे हो। तो सबसे पहले तो हम टूल ऑफसेट में इस कटर का रेडियस 10 mm डायामीटर इसका 10 mm है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 5 mm। तो 5 mm हम टूल ऑफसेट में स्टोर कर देंगे। तो खाली स्टोर करने से नहीं होगा, तो अगर हम सपोज करो कुछ भी यूज नहीं करते हैं, G41, G42, इन दोनों को कैंसिल करने के लिए G40 कोड यूज करते हैं। अगर हम इन दोनों में से कोई कोड यूज नहीं करते हैं तो ये जो हमारी ये लाइन है, आप मेरे कर्सर को देखिए, ये क्या होगा, टूल जो हमारा आधा अंदर और आधा बाहर इस प्रकार से चलेगा। तो जो हमारी इसकी लंबाई है, जो हमारी इंटरनल पॉकेट है, वो पॉकेट क्या है, वो पॉकेट हमारी जो 30 mm चौड़ी थी वो 20 mm चौड़ी कटेगी। वो क्या कटेगी, 20 mm चौड़ी कटेगी, 20 mm। और जो 40 mm थी, जो 50 mm थी, वो 40 mm कटेगी, क्योंकि वो अंदर अंदर चलेगी, वो आधा अंदर आधा बाहर चलेगी। मतलब जिस साइज की हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, पूरे रेडियस को बाहर निकालना है, पूरे रेडियस को बाहर निकालना है। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा टूल लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ये जो लाइन है इसके इधर टूल रखना है या अगली साइड में टूल रखना है। तो एक साइड लेफ्ट है, एक साइड राइट है। अगर आपको लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए G41, और राइट हैंड साइड में रखना है तो G42 कोड यूज करेंगे हम, है। जब आपको G41 कोड लेफ्ट में रखना है तो आपको जो टूल है, आपको उस टाइम आपने क्लाइंब मिलिंग करनी है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने टूल को चलाना है। जब G41 कोड यूज कर रहे हो आपको तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना है, और जब आपको G42 यूज कर रहे हो तो आपको टूल को आपने एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। बस इतनी सी बात का ख्याल रखना है। और वो जो इस टूल का रेडियस है, टूल ऑफसेट में जो आपने स्टोर किया है, इसका 5 mm रेडियस जो स्टोर किया है, उसी वही 5 mm को वो कंपनसेट करेगा। उस जब आप G41 करोगे तो उस 5 mm को ये कंपनसेट करेगा। अगर आप वहां पे 6 mm करोगे तो 6 mm कंपनसेट कर देगा। अगर आप 4 mm लिख दोगे वहां पे तो 4 mm कंपनसेट कर देगा। क्योंकि इसका डाया 10 mm है, इसलिए हम 5 mm वहां कंपनसेट कराएंगे। तो वो जो कंपनसेशन जो वैल्यू आपने 5 mm लिखी है, अगर आपका सपोज करो ये लंबाई आपकी 50 mm है, अब आपकी लंबाई आ रही है, लंबाई आपकी सपोज करो 50.06 आ रही है। जब आपने एक्चुअल में चेक किया तो 50.06 आ रही है 5 लिखने में। आप क्या करोगे, आप ज्यादा आ रही है, आपको कम करना है। तो जब आप इसका रेडियस जब आप कम करते हैं तो वो साइज क्या है, बढ़ता है, और जब आप ज्यादा लिखते हो तो कम होता है। तो इसमें क्या है, आप क्या लिखोगे, 5.03 लिख दोगे आप, तो साइज वो कम बनाएगा। तो 5.03 बनाओगे तो एग्जैक्ट आपका 50 साइज आ जाएगा। मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए आप साइज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारा है, ये हमारा टूल पाथ है। तो टूल हमारा, अगर हम
अगर हम इनमें से कोई कोड यूज करेंगे तो टूल आधा हमारा अंदर और आधा बाहर चलेगा, और अगर हम इस कोड को यूज करते हैं तो हमारा टूल ये बाहर बाहर चलेगा, इस तरह से पूरा का पूरा टूल इस तरह से चलेगा। ये देखिए टूल आएगा यहाँ पे आएगा, नहीं तो ये सेंटर पॉइंट अगर हम कोई कोड यूज नहीं करेंगे तो आधा टूल अंदर और आधा टूल हमारा बाहर चलेगा, इस प्रकार से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो इस प्रकार ये देखिए ये कोड दे रखा है G41, अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाया है टूल को इसने, तो G41 कोड यूज किया है और लेफ्ट हैंड साइड में कंपनसेट किया है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कंपनसेट हुआ है G41, तो ये कंपनसेट हो जाएगा हमारा। तो इसका जो डायामीटर है, कटर का डायामीटर जो है वो हमने टूल ऑफसेट में ऑलरेडी लिख दिया है। तो और G40 से इसको लास्ट में कैंसिल किया है। ये एंट्री के समय में जब हमारा टूल ने एंटर किया उस समय हम G41 एक्टिवेट करेंगे, और जब हमारा टूल एग्जिट होगा प्रोफाइल से, प्रोफाइल्स काटने के बाद जब हमारा टूल एग्जिट होगा तो एग्जिट होते समय हमने G40 लिख दिया है। तो वो हमारा स्टार्ट पॉइंट में, मतलब जाने के स्टार्ट पॉइंट से यहाँ पे एंट्री के समय में हम G41 और एग्जिट के समय में G40 कोड यूज करते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, और आपको कुछ सवाल आज के उससे कुछ पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, आ रही है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, टूल कॉल के लिए क्यों कौन सा करेंगे? देखिए उपेंद्र यादव लिख रहे हैं टूल कॉल करने के लिए। जब हमको स्पिंडल में टूल कॉल करना हो तो स्पिंडल में टूल कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टूल का नंबर, हमें कौन सा टूल स्पिंडल पे कॉल करना है। स्पिंडल पे टूल हमें सपोज कर लो 3 नंबर टूल कॉल करना है तो हम T3 लिखेंगे, अगर हमको 6 नंबर टूल कॉल करना है तो T6 लिखेंगे। T6 M06 से क्या है, टूल चेंज की कमांड है। किसी किसी मशीन में M06 यूज नहीं करते, M06 एक्चुअल में टूल चेंज की कमांड है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि मशीन के और भी फंक्शन चाहिए होता है, जैसे कि मशीन जब टूल चेंज हो तो मशीन होम पोजीशन में होनी चाहिए, और उसके बाद स्पिंडल हमारा लॉक होना चाहिए, और फिर हमारा टूल चेंज होना चाहिए। तो टूल चेंज का जो कोड है वो M06 ही है, लेकिन साथ में मशीन भी रेफरेंस करनी है, साथ में स्पिंडल भी लॉक करना है, मतलब स्पिंडल ओरिएंटेशन भी करना है, और टूल चेंज भी हो जाए। तो उन तीनों प्रोग्राम का एक छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं, उसका नाम कुछ भी रख दे, उसका उसको कोड का नाम दे दें, M90 दे दें या कुछ भी नाम दे दें, तो उस नाम से भी टूल चेंज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर M06 जरूर होगा, या किसी मशीन में सीधे M06 से भी टूल चेंज हो जाता है। तो जो आपने लिखा है मतलब T6 M06, तो टूल चेंज आपका स्पिंडल में हो जाएगा। ये क्या लिखा है, सर डायरेक्ट डायामीटर नहीं सेट कर सकते हैं क्या? देखो संदीप कुमार लिख रहे हैं डायरेक्ट डायामीटर, अगर आप डायरेक्ट डायामीटर लिख दोगे तो वो कंपनसेट डायरेक्ट डायामीटर को कर देगा G41 G42। अगर तो आपको कंपनसेशन नहीं करना है तब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई डायामीटर लिखना ही नहीं है। लेकिन डायामीटर लिखना है, अगर डायामीटर लिखना है तो डायामीटर लिखोगे तो अगर 10 लिखो तो 10 mm को कंपनसेट करेगा, अगर 5 लिखोगे तो 5, इसलिए उसका हमें कंपनसेट तो हाफ को करना है ना, टूल के हाफ को करना है। तो इसलिए टूल का जितना टूल डायामीटर का जो हाफ होगा उसी को हम कंपनसेट करेंगे, तो उतना ही डायामीटर हम लिखेंगे। अगर 10 mm है तो 5 लिखेंगे, 20 है तो 10 लिखेंगे, 16 mm है तो 8 mm लिखेंगे उसका टूल ऑफसेट में। जीरो रिटर्न का G28 कोड है, जीरो रिटर्न का G28 X0 Y0 जो भी लिखना है आपने G28 से मशीन अपने होम पोजीशन पे या जीरो रिटर्न पे चले जाती है। सर टूल टॉल के लिए कौन सा करेंगे? सर डायरेक्ट डायामीटर नहीं ले सकते, ठीक है। और किसी का जीरो रिटर्न का मैंने बता दिया, G28 कोड है। और किसी का कुछ है?
बस 3 सवाल थे आपके आज के। ई कोड और एम कोड में से आज किसी ने भी कुछ पूछना है, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं बिल्कुल। जी कोड, एम कोड। सर आप अपना मेल आईडी फोन नंबर दे दीजिए, आपसे हमें कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। हाँ जीरो रिटर्न बता दिया भैया, जीरो रिटर्न बता दो दिया। जेड आर एन मतलब जीरो, जेड आर एन का मतलब है जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न में टूल हमारा G28 X0 Y0 जो भी करना है वो हमारा उसमें जीरो रिटर्न हो जाएगा। क्या एक्सप्लेन करना है? वाई डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए है। स्पिंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाने के लिए M03, स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज चलाने के लिए M04, M30 जो है वो प्रोग्राम को एंड करने के लिए है। जब आपका पूरा प्रोग्राम बन जाता है, प्रोग्राम एंड विद रिवाइंड, तो उसके साथ में प्रोग्राम एंड भी हो जाता है और विद रिवाइंड हो जाता है। जब भी प्रोग्राम को खत्म करना है तो M30 यूज करना है। M30 और M02 लगभग लगभग एक ही कोड है, लेकिन M02 हमने यूज नहीं करते हैं, M30 को यूज करते हैं। उसके साथ में M02 से रिवाइंड नहीं होता टूल हमारा, प्रोग्राम सॉरी रिवाइंड नहीं होता, और M30 से रिवाइंड हो जाता है। M03 और M04, M03 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टूल को चलाने के लिए, रोटेट करने के लिए, और M04 काउंटर क्लॉकवाइज चलाने के लिए। और कुछ? फोन नंबर मेरा ये है, इस पे अगर व्हाट्सएप पे सिर्फ व्हाट्सएप पे सवाल पूछना है, जो भी पूछना है, 9417342327, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे ही जो भी पूछना है इसी पे पूछ सकते हैं आप। 9417342327। ठीक है, चलो थैंक यू। वन मोर